नमस्कार साथियों काफ़ी टीचर परेशान हो जाते हैं कि उनकी बीएलओ ड्यूटी लग जाती है। दोस्तों मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वो नियम बताने जा रहा हूँ। अगर वो आप नियम अपने उच्च अधिकारियों को, जी हाँ, चाहे आपके खंड शिक्षा अधिकारी हो या मेन है एसडीएम साहब, उप जिलाधिकारी साहब, वही ड्यूटी लगाते हैं। उनके आदेश पे ड्यूटी हटाई जाती है, काटी जाती है। अगर आप वो आदेश अपने उप जिलाधिकारी साहब को दिखा दोगे तो दोस्तों गारंटी, जी हाँ, 100% आपकी ड्यूटी कट जाएगी। और दोस्तों मान लीजिए अगर आपने आदेश भी दिखा दिया फिर भी आपकी ड्यूटी नहीं काटी जा रही है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ड्यूटी नहीं करते हो, है ना, तो आपके साथ क्या होगा। या मान के चलो आपकी ड्यूटी अधिकारी नहीं काट रहे तो मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे आपकी दोस्तों ड्यूटी 100% कट जाएगी। जी हाँ, 100%। और बाकायदा आपको नियम भी दिखाऊंगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक बात जान लीजिएगा कि जितने भी अधिकारी हैं, चाहे आपके जिलाधिकारी हो चाहे उप जिलाधिकारी हो, ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जियो के या बनाए हुए नियमों के अनुसार ही चलते हैं। इनका ये खुद का नियम नहीं इसमें हो सकता है। तो अतः अगर आप नियम के अनुसार काम कर रहे हैं, आपकी रियल में ड्यूटी काटने का आदेश है तो आपकी ड्यूटी कटेगी। यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ और बात बता दूं, अगर आप विकलांग हैं तो इसके लिए भी नियम है। अगर आप महिला हैं तो भी इसके लिए नियम है चुनाव आयोग का। और अगर आप कहीं बाहर से नौकरी कर रहे हैं, जैसे किसी और जगह से हैं, काफ़ी दूर से आप आ रहे हैं और फिर आपको बीएलओ ड्यूटी दे दी है, तो उसका भी नियम है दोस्तों। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने सख्त आदेश दिया है सभी को। लेकिन होता है क्या, आप लोगों को जानकारी नहीं होती है नियमों की, इसलिए अधिकारी मनमानी करते हैं। बस अगर आपको नियमों की जानकारी हो ना तो अधिकारी वैसा नियमों के अनुसार ही चलेंगे। भाई नियमों के अनुसार होगी ना, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है तो क्या दिक्कत है सर। इसके साथ ही दोस्तों मैं उनका भी नियम बताऊंगा, आपको बकायदा जियो दिखाऊंगा। जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, है ना, या किसी बीमारी से हैं, या उनके साथ कोई स्ट्रेटजी हो गई है, या वो मेडिकल की स्थिति पे हैं लेकिन फिर भी उनकी बीएलओ ड्यूटी लग गई है, तो दोस्तों मैं आपको इसमें पूरी बात बताऊंगा। लास्ट में दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा, अगर आपकी बीएलओ ड्यूटी लग रही है, लग जा रही है, अधिकारी नहीं मान रहे, नियमों को नहीं मान रहे, तो आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ, वो कौन सा तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। अतः पूरा वीडियो देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। जी हाँ, पूरे यूट्यूब में आप घुमाइए, कोई आपको सही जानकारी नहीं देगा। इसके साथ ही मैं बात करता हूँ विद नियम फैक्ट के तहत। मेरे पास सारे जियो रखे हैं चुनाव आयोग के और मैं आपको वो दिखाऊंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आप दोस्तों जो नियम, जो इलेक्शन कमीशन के दो नियम चलते हैं। एक होती है विधानसभा लोकसभा वाली बीएलओ ड्यूटी, ठीक है, विधानसभा लोकसभा वाली वो अलग होती है, उसके बीएलओ अलग होते हैं। और एक होती है ग्राम पंचायत वाले बीएलओ। जी हाँ, ग्राम पंचायत बीएलओ जो प्रधानी के इलेक्शन होते हैं ग्राम पंचायत में, है ना, जिला पंचायती के होते हैं, तो उनके बीएलओ अलग होते हैं। तो मैं दोस्तों दोनों के आपको नियम दिखाऊंगा, ग्राम पंचायत वाले के भी दिखाऊंगा और विधानसभा वाले के भी दिखाऊंगा, लोकसभा वाले के भी दिखाऊंगा। दोनों बीएलओ के मेरे पास जियो हैं, नियम है किनकी ड्यूटी लगनी चाहिए। चलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं विधानसभा और लोकसभा वाले के। विधानसभा और लोकसभा वाले का मैं आपको जियो दिखा रहा हूं, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि किन किन लोगों को बीएलओ ड्यूटी दी जानी चाहिए, किन किन लोगों को, ये साफ साफ उन्होंने कही है। चुनाव आयोग का कहना है कि आप सबसे पहले बीएलओ ड्यूटी उनको दीजिए जो संविदा कर्मी है। जी हाँ, जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं, जैसे आंगनवाड़ी, आशा, शिक्षा मित्र, है ना, रसोईया, या जो भी हैं, सबसे पहले आप इन्हीं को दीजिए, या शिक्षा मित्र। और दूसरा दोस्तों नियम ये है कि आपको लोकल वालों को ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर उसी बूथ पर वो बंदा रह रहा है, वहीं पर उसका वोटर लिस्ट में नाम है, तो 100% आपको उसी को बीएलओ बनाना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी हो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों पंचायत सहायक क्या आपके गांव में नहीं है क्या, या चपरासी नहीं है, कौन नहीं है, सारे लोग हैं आपके, लेकिन फिर भी टीचर्स को ही बीएलओ बना दिया जाता है। एक और दोस्तों नियम है, चुनाव आयोग कहता है कि कोई भी बूथ 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। अगर कोई टीचर को ड्यूटी लगा दी है 5 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर तो वो मान्य नहीं है, सिर्फ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के अंदर ड्यूटी होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए दोस्तों स्पेशली आदेश दिया गया है कि महिलाओं को इस ड्यूटी से दूर रखा जाए, है ना।
तो चलेगा दोस्तों, मैं वो आदेश दिखा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले विधानसभा वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, लोकसभा वाला किन किन लोगों के लिए ड्यूटी का आदेश दिया गया है। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिएगा ये लेटर है, और ये लेटर है भारत निर्वाचन आयोग का, यानी कि विधानसभा वाला ये लेटर है। और दोस्तों ये लेटर है 3 नवंबर 2010 का। और यहाँ पर देखिएगा BLO, ये BLO है, और ERS होते हैं SDM साहब। और ये साथियों आपके ये नरेंद्र पोटोलिया, ये अपर सचिव हैं ये वाले। तो इन्होंने सभी राज्यों को एक लेटर लिखा है, जितने भी DM साहब हैं, क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सभी राज्यों के। अब क्या लेटर है साथियों, लेटर मैं आपको बताऊंगा। विषय बूथ लेवल अधिकारियों BLO की नियुक्ति संबंधी। ठीक है महोदय, 26 अक्टूबर 2010 को आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में अन्य मुद्दों के साथ साथ BLO के परिनियोजन के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। यह पाया गया कि आयोग ने इन सुस्पष्ट आदेशों के बावजूद कि एक BLO को निर्वाचक नामावली के सिर्फ एक भाग के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए, अनेक BLO अभी 2 या 2 से अधिक पोलिंग बूथों का प्रभार रखना जारी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर साथियों आपने देखा है कि अगर आप विधानसभा में BLO हैं तो आपको ग्राम पंचायत का भी काम दे दिया, जो कि गलत है, यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं। इस संबंध में आयोग ने निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक BLO केवल एक भाग का प्रभारी बना रहे, BLO के रूप में और अधिक स्टाफ को तैनात करने के तत्काल प्रयास किए जाने चाहिए। आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि BLO को एक ऐसा सरकारी कर्मचारी होना चाहिए जो निर्वाचन नामावली के उस भाग में निर्वाचन के रूप में नामांकित हो जो उसके प्रभार के अधीन है। शिक्षकों के अतिरिक्त, देखिएगा सब सब दिया है ये वाला पॉइंट, ये देखिएगा कि शिक्षकों के अतिरिक्त सरकारी या अर्ध कर्मचारियों की श्रेणियों को सुझाई गई सूची नीचे दी गई है, जिन्हें BLO के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर शिक्षकों के अतिरिक्त, यानी शिक्षक हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और भी उन्होंने ऑप्शन दिए, वहाँ पर आप BLO बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये लिस्ट दी है, आंगनवाड़ी वर्कर ये BLO बन सकती हैं। दूसरा है पटवारी अमीन या लेखपाल। तीसरा है पंचायत सचिव। चौथा है ग्राम स्तरीय कामगार। पाँचवा है बिजली बिल रीडर। छठवां है डाकिया। सातवां है सहायक नर्स एवं दाई। आठवां है स्वास्थ्यकर्मी। नौवां है मध्याह्न भोजन कामगार। 10वां है संविदा शिक्षक। 11वां है निगम कर संग्राहक। और 12वां शहरी क्षेत्रों में लिपिकीय स्टाफ यानी UDC या LDC आदि। तो यहाँ पर दोस्तों ये 12 लोग हैं, लेकिन सारा काम सिर्फ शिक्षक को ही दे देते हैं, जो कि गलत है। देखिएगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि वे अर्ध सरकारी कर्मचारियों को BLO के रूप में परिनियोजित करके अत्यंत सावधानी बरतें। इन कामगारों की साख के यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सत्यापन किया जाना चाहिए कि इनकी कोई राजनीतिक निष्ठा ना हो, यानी ये लोग किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े ना हो। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, भविदीय नरेंद्र बोटोलिया हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये मेंबर हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा साफ साफ ये 12 लोग दिए हैं, और जबकि सारा काम शिक्षकों से ले लिया जा रहा है। तो दोस्तों देख लिया आपने यहाँ पर किन किन लोगों को BLO बनाया जाना चाहिए। ये विधानसभा का आदेश है, विधानसभा लोकसभा BLO का आदेश। अब दोस्तों बात करते हैं कि ग्राम पंचायत BLO का क्या आदेश है। देखिएगा, ग्राम पंचायत ये राज्य निर्वाचन आयोग के तहत होता है कार्य। जितने भी राज्य हैं सारा दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार ही होता है, नियम उन्हीं के अनुसार चलते हैं। लेकिन राज्य का अलग होता है, BLO अलग बना होता है, हर राज्य का अलग अलग चुनाव होता है, लेकिन जो नियम है वो एक ही रहेगा। दूसरी बात है, जितने रजिस्टर मिलते हैं आपको वो भी एक ही रहेंगे। और तीसरा, जो ऑनलाइन वर्क के लिए BLO है, जिसे EBLO कहते हैं, वो भी एक ही रहेगा। EBLO और BLO में अंतर यह है कि BLO विधानसभा लोकसभा के लिए कार्य यूज होता है, और EBLO होता है ग्राम पंचायत के लिए। सारे राज्यों में यही चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत का क्या नियम है। सबसे पहले आप ग्राम पंचायत
बीएलओ का नियम देख लीजिए कि ग्राम पंचायत में किन किन लोगों को आप ड्यूटी दे सकते हो। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्राम पंचायत बीएलओ किन किन लोगों को बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर ग्राम पंचायत जो कि राज्य के अधीन आता है, जी हाँ, इलेक्शन कमीशन वो अलग होता है, लेकिन होता चुनाव आयोग के अनुसार ही है, जो केंद्रीय चुनाव आयोग है। यहाँ पर दोस्तों राज्य में किन किन लोगों को बीएलओ नियुक्त किया जाना चाहिए और कितने वोटर्स होने चाहिए तब बीएलओ बनेगा। और एक बात आपको बता दूं, जो विधानसभा में बीएलओ है वही ग्राम पंचायत में उसे ही काम दिया जाए, ऐसा चुनाव आयोग का आदेश है। वो भी मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। अगर आपके यहाँ कोई विधानसभा में पहले से ही बीएलओ है लेकिन फिर भी आपकी ड्यूटी दे दी गई है, नया बीएलओ आपको बना दिया है ग्राम पंचायत में, जो कि गलत है। नियम की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये पैराग्राफ है 3.1। यहाँ पर देखिएगा ये दिया है बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ की नियुक्ति। देखिएगा, बृहद पुनरीक्षण कार्य हेतु बीएलओ के रूप में निम्नलिखित कर्मियों को नियुक्त किया जा सकता है। देखिएगा, लेखपाल हैं, उनको आप बीएलओ बना सकते हैं लेकिन लेखपाल बनते नहीं हैं। उसके बाद है जूनियर बेसिक स्कूलों शिक्षा में। अब साथियों, आप लोग सोच रहे हो कि जूनियर बेसिक स्कूल के अध्यापक यानी कि जूनियर स्कूल यानी जो कक्षा 6 से 8 के होते हैं सिर्फ उनको ही बीएलओ बनाया जाना चाहिए, प्राइमरी वालों को नहीं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो जूनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापक का अर्थ हो गया कक्षा 1 से लेके 8 तक, यानी प्राइमरी और जूनियर को मिला के चुनाव आयोग कह रहा है कि जूनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापक। अगर ऊपर जाएगा 8th से ऊपर जाएगा, जैसे 9th 10th 12th, तो यहाँ बोला जाएगा सीनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापक और शिक्षा में। तो यहाँ पर है जूनियर यानी 1 से लेके 8th तक चलेगा। उसके बाद है अन्य राजकीय कर्मचारी, उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्वाधीन सार्वजनिक उपक्रम निगमों निकायों में उपयुक्त कर्मचारी, ये चौथा पॉइंट है। 5वां है अन्य ग्राम स्तरीय कार्मिक जिन्हें उपयुक्त समझा जाए। और 6वां है, देखिएगा ये वाला पॉइंट देखिएगा ध्यान से, 6वां पॉइंट ये वाला पॉइंट है 6वां। इसमें कह रहे हैं यथासंभव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए गए पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ को ही पंचायत के पुनरीक्षण कार्य हेतु लगाया जाए। यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं यथासंभव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग हो गया विधानसभा लोकसभा वाले बीएलओ, जिसका काम भारत निर्वाचन आयोग देखता है। और यहाँ पर आपका है ग्राम पंचायत, ये राज्य के अधीन आता है, तो यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं उनको ही लगाया जाए। अब देखिएगा बूथ लेवल ऑफिसर की नियुक्ति निम्न आधार पर की जाएगी। देखिएगा पहला पॉइंट, देखिएगा ये पहला पॉइंट है, एक बीएलओ को अधिकतम 3000 मतदाताओं के पुनरीक्षण कार्य का आवंटन किया गया है। जी हाँ, यानी आपको जो मतदाता दिए गए वो 3000 दिए गए। अगर 3000 से ऊपर हो गए, 3001 भी हो गए ना मतदाता या 2 हो गए, तो आपको 2 बीएलओ मिलेंगे। दूसरा, एक मतदान केंद्र पर यथासंभव एक बीएलओ की नियुक्ति की जाए, परंतु उस मतदान केंद्र पर 3000 से अधिक मतदाता ना हो। और तीसरा है, एक मतदान केंद्र पर 3000 से अधिक मतदाता होने पर एक से अधिक बीएलओ की नियुक्ति की जाए एवं सभी नियुक्त किए जाने वाले बीएलओ को यथासंभव बराबर मतदान स्थल आवंटित किए जाएं। और चौथा है, किसी भी दशा में एक बीएलओ को एक से अधिक मतदान केंद्र आवंटित न किए जाएं, भले ही उस मतदान केंद्र पर बीएलओ की संख्या मानक से कम हो, ताकि दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु बीएलओ मतदान केंद्र पर उपस्थित रह सके। यह ध्यान रखा जाए कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी बीएलओ को मतदाताओं की संख्या इस प्रकार आवंटित की जाए कि कोई वार्ड/ मतदान स्तर टूटकर 2 बीएलओ के मध्य ना बट जाए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन बीएलओ पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकते हैं, यानी इनसे जो ऊपर हैं। इसमें राजस्व निरीक्षक हैं, सहायक विकास अधिकारी, कृषि निरीक्षक, जूनियर सीनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापक। देखिएगा सीनियर आ गया, यहाँ पर माता जूनियर, तो ये सीनियर हो गया 9 से लेके 12 तक, 9th to 12th। तो साथियों, अब देखता हूँ मैं नेक्स्ट आपको आदेश दिखाता हूँ, नेक्स्ट आदेश कौन सा है। चलिएगा साथियों, आपने नियम देख लिया। अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि वो नियम कहाँ है जो ग्राम पंचायत और लोकसभा बीएलओ के, विधानसभा बीएलओ के लिए, दोनों के लिए लागू है। वो है कर्मचारियों का नियम। साफ साफ दिया है कि जो 4th कर्मचारी हैं उनको ही लगाएं, जैसे चपरासी हो गया। अगर 4th कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं
4th कर्मचारी जो कि परमानेंट ही होते हैं, अगर वो नहीं मिल रहे हैं ग्रुप डी के, तो आप संविदा कर्मी को लगाइए। जितने भी संविदा कर्मी हैं, शिक्षा मित्र है, आंगनबाड़ी हैं, आशाएं हैं, रसोइया हैं, पंचायत सहायक है, रोजगार सेवक है ना, काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे आपको। और यहाँ पर दोस्तों मैं बाकायदा आपको आदेश दिखाऊंगा, इन्हीं का आदेश दिया गया है, ना कि टीचर्स को आदेश दिया गया है कि टीचर्स बीएलओ का काम करेगा। सबसे पहले ये आदेश देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो हैंडीकैप है उनका क्या जियो कह रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलेगा, ये आदेश देखिए। तो साथियों देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ दिया है 5/6/2025 का आदेश है, ये देखिएगा 5/6/2025 का, ठीक है। और बीएलओ को दिया है, और ईआरएस आपके एसडीएम साहब होते हैं, जो उच्च अधिकारी पीसीएस लेवल के ईआरएस कहा जाता है। देखिएगा, प्रत्येक ईआरओ द्वारा किए जाने वाले कार्य, यानी ईआरओ जो मैंने आपको बताया है, एसडीएम साहब जो आपको ड्यूटी दे रहे हैं, उनको ये आदेश दिया है चुनाव आयोग ने। आयोग के निर्देशानुसार पहला हम पढ़ेंगे ये वाला पहला पॉइंट। आयोग के निर्देशानुसार समूह ग अथवा उससे ऊपर कार्य करने वाले स्थायी राज्य स्थानीय सरकारी कार्मिक श्रेणियों में कार्यरत बीएलओ उसी मतदेय स्थल भाग का मतदाता होना चाहिए जिस मतदेय स्थल पर बीएलओ की तैनाती है। ऐसे प्रकरणों में ईआरओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए तथा बीएलओ यथावत बने रहेंगे। यहाँ पर कहा गया कि समूह गा या उस ऊपर कार्य करने वाले स्थायी कर्मचारी, समूह गा में शिक्षक आते, लेखपाल आते हैं, है ना, यानी समूह गा को कहेंगे सी ग्रेड की नौकरी, ABC या काखा गा। तो यहाँ पर एक चीज़ और कहा जा रहा है कि भले ही बीएलओ हो लेकिन उसी मतदेय स्थल के होने चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी टीचर जो बाहर के आते हैं उनको बीएलओ बना दिया जाता है, जो कि गलत है। उसी मतदेय स्थल के होने चाहिए, समूह गा के। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं, अगर समूह गा के वहाँ पर उसी मतदेय स्थल के ना हो तो क्या किया जाएगा। अगर वहाँ कोई टीचर रहता ही ना हो तो किसको ड्यूटी दी जाएगी उन टीचर्स के अलावा। देखिएगा, यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिएगा ध्यान से। यदि किसी बूथ पर बीएलओ समूह गा अथवा उससे ऊपर श्रेणी का नहीं मिल पा रहा है तो ईआरओ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, संविदा शिक्षक यानी शिक्षा मित्र या केंद्र सरकार के कर्मचारी की तैनाती उस बूथ पर है जहां का वह निवासी है, तो ऐसे प्रकरणों में अनुलग्न वन पर ईआरओ एवं डीओ के अध्यास्तर से प्रमाण पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा तथा ऐसे प्रकरणों में ईआरओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा बीएलओ यथावत बना रहेंगे। यानी कि अगर वहाँ पर कोई टीचर नहीं है जो पहला गा वाला, तो यहाँ पर उनको दूसरा जो श्रेणी की गई है वो की गई है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या संविदा शिक्षक, यानी कि यहाँ साफ साफ दे रहे हैं शिक्षा मित्र, अनुदेशक, है ना, पंचायत सहायक, इन लोगों की दोस्तों वहाँ पर ड्यूटी लगेगी। क्यों? क्योंकि वह वहीं के रहने वाले हैं। तो अगर कोई शिक्षा मित्र अगर वहीं रहता है, गांव का है या उसका वोटर कार्ड गांव का बना है लेकिन रह कहीं हो रहा है, फिर भी दोस्तों आयोग कहेगा कि वह वहीं का रहने वाला है। तो ऐसे में इन लोगों को बीएलओ ड्यूटी दी जाएगी, ना कि इन लोगों को जो रेगुलर टीचर हैं, सहायक अध्यापक हैं। चलेगा साथियों, अब देखिएगा नीचे देखिएगा पॉइंट नंबर तीसरा देखिएगा। यदि किसी बूथ पर 1.1 और 1.2 के किसी भी श्रेणी के कार्मिक नहीं मिल पा रहे, यानी ना तो टीचर मिल पा रहा, ना ही शिक्षा मित्र या अनुदेशक या आंगनबाड़ी मिल पा रही हैं, तो जो उसी बूथ के मतदाता हैं, तो ऐसे कार्मिक जो उपरोक्त श्रेणी में आते हैं किंतु वहाँ के मतदाता नहीं हैं लेकिन उस बूथ के क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा सहायक अध्यापक, लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी, नलकूप चालक आदि आते हैं, ऐसे प्रकरणों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के अनुमोदन से उन्हें बीएलओ बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं अगर उसी बूथ के मतदाता हैं, यानी कि और कार्मिक हैं, उपरोक्त श्रेणी में आते हैं किंतु वहाँ के मतदाता नहीं हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि अगर वह उसी बूथ के मतदाता हैं जो मैंने आपको बताया, लेकिन वो वहाँ रह नहीं रहे बल्कि बाहर रह रहे हैं, लेकिन अगर वह मतदाता हैं और वह बाहर रह के पढ़ा रहे हैं या स्कूल आ रहे हैं, तो ऐसे में उनको बीएलओ बनाया जा सकता है। यानी लोकलिटी मतदाता होना चाहिए तो आप बीएलओ बना दिए जाओगे, भले ही आप कहीं बाहर रह के पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, कुछ भी मतलब नहीं, आप बन जाओगे। ठीक है, अब देखिएगा यह है चौथा पॉइंट। ऐसे बीएलओ जो प्रस्तर 1.1 और प्रस्तर 1.2 की श्रेणी के बीएलओ में नहीं आते हैं तथा इस पत्र के प्रस्तर 3 से भी आच्छादित नहीं हो पा रहे हैं, तो इस प्रकार की बीएलओ का अनुमोदन भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाएगा।
यानी कि फिर भारत सरकार आयोग की तरफ से कोई स्पेशली नाम लिखाए जाएंगे, वो बीएलओ बन सकते हैं अगर इनको सरकार को कोई भी ना मिल रहा हो। ठीक है साथियों, ये एक आदेश अब चलेगा। एक और मैं आपको दूसरा आदेश दिखाने जा रहा हूँ, वो भी आदेश देख लीजिए आप। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, एक आदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आदेश है 5 जून 2025 का। ये भी दोस्तों विधानसभा बीएलओ का आदेश है, लेटेस्ट आदेश है 5 जून 2025 का। देखिएगा ये रही डेट, 5 जून 2025 का आदेश है। अब यहाँ पर लिखा है बीएलओ बनने के लिए सामान्य शर्त है। तो सामान्य शर्त मैं आपको बताऊंगा, ये है बूथ लेवल ऑफिसर। ये आदेश है, देखिएगा क्या कह रहा है आदेश। बीएलओ को नियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 जून 2025 को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें प्रथम श्रेणी में ऐसे बीएलओ जो समूह ग या उससे ऊपर के कर्मचारी हैं तथा उसी बूथ के मतदाता हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं समूह ग में कौन आता है, आपका जो टीचर्स हैं या लेखपाल हैं वो ग में आते हैं, जिसे हम कहेंगे ए बी यानी सी ग्रेड की नौकरी कहते हैं, गा का ख गा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टीचर्स होंगे, लेकिन यहाँ पर एक शर्त और डाली कि उसी बूथ के मतदाता होने चाहिए। अगर वो टीचर्स हैं तो उसी बूथ के मतदाता हों, पहली बात। अब दूसरा कह रहे हैं द्वितीय श्रेणी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, शिक्षा मित्र, अनुदेशक या केंद्रीय सरकार के कर्मचारी जो उसी बूथ के मतदाता हैं। यहाँ पर भी बात हो रही है, अगर ये ना मिलें, कोई टीचर है अगर वो बाहर से आ रहा है तो वहाँ पर उसको बीएलओ नहीं बनाया जाएगा। अगर वो उसी बूथ में रह रहा है तो बीएलओ बन जाएगा। अगर ये लोग नहीं मिलते हैं, घास श्रेणी के नहीं मिलते, तो द्वितीय श्रेणी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, शिक्षा मित्र, निदेशक या केंद्रीय सरकार के कर्मचारी जो इसी बूथ के मतदाता हैं जहाँ पर वह बीएलओ हैं। तो यहाँ पर ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, शिक्षा मित्र ये ले सकते हैं क्योंकि ये इसी गांव में है, तो इनको बीएलओ ड्यूटी दी जाएगी। अब तृतीय श्रेणी में ऐसे बीएलओ जो प्रथम या द्वितीय श्रेणी के बीएलओ तो हैं, किंतु वह वहाँ के मतदाता नहीं है बल्कि अपने कार्य क्षेत्र में बीएलओ हैं। ऐसी परिस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरांत बीएलओ नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों सब कह दिया है कि अगर ये दोनों लोग ना हो, यानी कि पहली और द्वितीय श्रेणी में अगर कोई नहीं है, तब साथियों आपको ये बीएलओ का काम दिया जा सकता है। अगर आप बाहर से आ रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तब ये आपका काम दिया जा सकता है। लेकिन अगर ये लोग हैं वहाँ पर, अगर वो रेगुलर टीचर है, अगर उसी क्षेत्र का है, तो वो बीएलओ बन जाएगा, या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, शिक्षा मित्र, तो वो बन जाएंगे। अगर ये लोग कोई नहीं है तो अगर कोई टीचर बाहर से आ रहा है तो बीएलओ बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके क्षेत्र में आराम से होंगे। और देखिएगा एक पॉइंट और ये देखिएगा, ये वाला सेकंड पॉइंट, यथासंभव बीएलओ को उस मतदाता केंद्र का निर्वाचन होना चाहिए जहां उसे बीएलओ के रूप में तैनात किया गया है। तो यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं, अगर आप उसी क्षेत्र में रह रहे हो, उसी वार्ड में रह रहे हो, तो वहाँ पर आपको बीएलओ बना दिया जाएगा। अगर आप उसी गांव में रह रहे हो तो आप बीएलओ बन जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा में ये साफ साफ आदेश दिया है। तो देखा साथियों, यहाँ पर ये साफ साफ दिया है। अब चलेगा दोस्तों जो हैंडीकैप है, हैंडीकैप में दोस्तों 3 तरीके के चुनाव आयोग ने हैंडीकैप माने हैं। पहली बात समझिएगा, पहला हैंडीकैप है जो आंखों से उसको दिक्कत है, यानी विजुअल हैंडीकैप। दूसरा है डीफ एंड डम्ब, बहरा और गूंगा। ये 3 को चुनाव आयोग ने स्पेशल रियायत दी है। इसके साथ ही दोस्तों अन्य जो शारीरिक दिक्कत है, जैसे किसी का पैर नहीं है तो उसको रियायत दी जाएगी। किसी का कूला है, जबड़ा, मतलब कुछ भी दिक्कत है तो उसको भी रियायत दी जाएगी पूरा। इसमें दोस्तों चुनाव आयोग सीधा सीधा कह रहा है इस नियम के अनुसार, विकलांगों, अगर विकलांग चाहे उसका माने तो ही वो ड्यूटी कर सकता है, वरना आप उसकी ड्यूटी नहीं लगा सकते हो। अगर विकलांग नहीं कह रहा तो नहीं, आप उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते हो। दूसरी बात है कि उसकी जो नियुक्ति है, जो भी वो कर रहा है नौकरी, वो विकलांग कोटे से हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो दोस्तों कोई लगाएगा ही नहीं, क्योंकि आपकी नियुक्ति ही उसी कोटे से हुई है। लेकिन अगर कोई इंसान बाद में विकलांग हो गया है तो भी उसकी ड्यूटी हटाई जाएगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको आदेश दिखा दे रहा हूँ, ये आदेश देख लिए। देखिएगा साथियों, फिजिकल हैंडीकैप भी चुनाव आयोग ने 2 तरीके के माने हैं। एक है विजुअली हैंडीकैप और एक है हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड हैंडीकैप। यानी एक तो जो आँखों से देख नहीं पा रहा है साफ साफ, वो हैंडीकैप माना जाएगा, और दूसरा जो सही से सुन नहीं पा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो हैंडीकैप माना जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो सभी तरीके के और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए भी कैटेगरी तय की गई है। जैसे दोनों पैरों से हैं तो उसे BLO नहीं बनाया जा सकता है, या एक हाथ से या दो हाथ से है उसको भी BLO नहीं बनाया जा सकता। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सनस यानी इंक्लूडिंग विजुअली हैंडीकैप्ड एंड हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड पर्सन may not be drafted for BLO duty unless they express their willingness to take the work while giving expansion. In case of deployed PWD employee, ERO has to satisfaction himself that the person concerned in actually having disabled as claimed. यहाँ पर मैं आपको हिंदी इसका अर्थ बता दे रहा हूँ। हिंदी क्या है यहाँ पर आप सीधा सीधा जान लीजिए। हिंदी में ये कह रहे हैं और बाकायदा आपको अभी ट्रांसलेट करके भी दिखाऊंगा, फिलहाल मैं मौखिक बता दूं। इसमें ये कहा जा रहा है कि जब तक अगर वो BLO नहीं चाहेगा, जो हैंडीकैप BLO जिसे बनाया जा रहा है, अगर उसकी रजामंदी होगी तो वो कार्य करेगा, और अगर उसकी रजामंदी नहीं होगी तो कोई भी ERO यानी SDM साहब या जो भी चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ इंसान है या अधिकारी है वो उस पर प्रेशर नहीं डाल सकता। यानी कि उसके मन के ऊपर है, अगर वो लेना चाहे तो ले सकता, नहीं लेना चाहे तो नहीं लेगा, कोई प्रेशर अधिकारी नहीं करेगा। चलेगा साथियों, अब जाके मैं हिंदी आपको दिखा रहा हूँ, इसकी पूरा हिंदी कन्वर्ट करके कि इसमें क्या लिखा है साफ साफ। साथियों यहाँ पर ये ट्रांसलेट आ गया है, गूगल ट्रांसलेट। अब हम इंग्लिश को हिंदी में करेंगे। मैंने उसका पूरा कर लिया है तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। देखिएगा ये यही लिखा है जो उसमें लिखा है, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन इंक्लूडिंग विजुअल हैंडीकैप्ड एंड हियरिंग एंड स्पीच, है ना, ये लिखा है ना। तो यहाँ पर देखिएगा हिंदी क्या कह रहा है। हिंदी में कह रहा है शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे दृष्टिबाधित, विकलांग और श्रवण एवं बाड़ी बाधित व्यक्तियों सहित को BLO ड्यूटी के लिए तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि वे कार्य करने की इच्छा व्यक्त न करें। तैनात दिव्यांग कर्मचारियों के मामले में छूट देते समय ERO को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में दावा की गई विकलांगता से ग्रसित है। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर वो रियल में विकलांग है तो उसको छूट मिल जाएगी, लेकिन काफ़ी लोग फर्जी तरीके से विकलांग सर्टिफिकेट बनवाए पड़े हैं। इसमें दोस्तों उनको कह दिए अधिकारियों से आप तय कीजिएगा कि सच में वो विकलांग है तो उसे छूट दीजिए, अगर वह विकलांग नहीं है तो उसे छूट मत दीजिए। यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं, ये मैंने हिंदी अर्थ इसको आपको बता दिया। तो साथियों देख लिया आपने, ये विकलांग का जीवो जिसमें साफ साफ कह रहे हैं कि अगर वो चाहे तो हो सकती, वरना बिल्कुल नहीं, उसकी ड्यूटी नहीं लगेगी। तमाम न्यूज़पेपर है जिसमें ये दी गई है कि विकलांगों की ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, खासकर उनकी ड्यूटी नहीं लगती जैसे कोई महिला है, महिलाओं के लिए थोड़ा चुनाव का कार्य करना काफ़ी दिक्कत रहती है। तो आयोग ने कहा अगर महिला के स्थान पर किसी पुरुष को लगाया जाए वो बेहतर है। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है, बहुत ज़्यादा रेयर केस है, तो आप एक बार महिला को लगा सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग महिला नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, सही होनी चाहिए महिला, दिक्कत ना हो उसे घूमने चलने फिरने में, बोलने में, मोबाइल चलाने में, ये नियम है। दूसरा है दोस्तों, अगर कोई किसी का मेडिकल चल रहा है, जैसे कोई दिक्कत है, किसी को हड्डी चोट लग गई या हाथ पैर टूट गया या कुछ भी ऐसा है जो वो ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, असाध्य रोग से पीड़ित है, उसको भी चुनाव आयोग ने छूट दी है कि इसकी भी ड्यूटी नहीं की जाए। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आप ये नियम भी अगर दिखा दें, फिर भी अगर अधिकारी आपकी ड्यूटी नहीं काट रहा तो इसके लिए क्या करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला है संवैधानिक और दूसरा असंवैधानिक। संवैधानिक दोस्तों ये है कि आप कोर्ट जाइएगा, हाई कोर्ट जाइएगा, हाई कोर्ट में आप अपने नियम रखिएगा तो कोर्ट फौरन आपको ड्यूटी कह देगा, हाँ ये नियम के अनुसार है, क्योंकि कोर्ट नियम के अनुसार चलते हैं। अगर आप उस नियम के दायरे में आ रहे हैं तो कोर्ट जाइए। अब क्योंकि दोस्तों कोर्ट हर कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि कोर्ट जाना बड़ा टेंशन रहता है, ऊपर से कोर्ट भी काफ़ी दूर दूर होते हैं। अब जैसे कोई मान के चलो कोई आगरा का है तो भैया वो प्रयागराज कैसे जाएगा, कोई 12 साइड का है तो भैया वो लखनऊ उसको पास पड़ेगा, या हो सकता है जो दूर दूर कोर्ट है तो और सुनवाई एक बार में नहीं हो पाती है ना। और कोर्ट में दोस्तों पैसा भी आपका होगा खर्च, 15-20 हज़ार तो मान ही लीजिए मिनिमम, फिर उसमें क्या आदेश होता है ये, है ना। लेकिन असंवैधानिक में आपको बता दूं, देखिएगा सबसे पहले तो आप ड्यूटी रिसीव मत कीजिए। ड्यूटी का अर्थ है आपका जो बैग है ना, जो बैग मिलेगा BLO का, ग्राम पंचायत में आपको बैग दिया जाएगा, या फिर वोटर लिस्ट दी जाएगी अगर आप विधानसभा लोकसभा में हैं तो आप वो मत रिसीव कीजिए। और एप्लीकेशन दीजिए SDM साहब को, उसकी रिसीविंग लीजिए या कुछ ना कुछ मार्क करवाइए, क्योंकि SDM साहब के पास आप जाओगे तो वो
मार्क करते हैं बीओ के लिए, आपके जो खंड शिक्षा अधिकारी है, खंड शिक्षा अधिकारी के पास आप जाइएगा, वहाँ के अपनी प्रॉब्लम बताइएगा जो रियल में होगी वैलिड। खंड शिक्षा अधिकारी भी ड्यूटी काटने से बचते हैं, वहाँ भी राजनीति चलती है, अपने चहेतों को छोड़ दिया जाता है और गैर लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है, एंड टाइम पे काट दी जाती है और लोगों को बता दिया जाता है कि एसडीएम साहब ने मना कर दिया नहीं ड्यूटी नहीं कटेगी, लेकिन एंड टाइम पे ड्यूटी काट दी जाती है काफ़ी चहेतों को। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ एक दूसरे को डालते रहते हैं इसके ऊपर उसके ऊपर। आप तहसील जाओगे तो वो कहेंगे नहीं बीओ साहब की ओर से नाम भेजे गए, हमने आपकी लगाई है, और बीओ साहब का जो क्लर्क होगा, बाबू होगा, जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाओगे वो कहेगा नहीं नहीं एसडीएम साहब ने ड्यूटी लगाई अपने से, एक दूसरे को टालते रहते हैं। तो पहला ये आप ड्यूटी मत रिसीव कीजिए। दूसरी बात है आप अपना मजबूत पक्ष रखिएगा, आप एप्लीकेशन दीजिएगा, बाकायदा आपके पास होनी चाहिए उसके प्रूफ कि हमने ये एप्लीकेशन दी, और पूरे जियो आपके साथ होने चाहिए कि साहब ये जियो इस नियम के अनुसार मेरी ड्यूटी काटी जाए, ठीक है। अब इसमें दोस्तों फिर भी अगर नहीं काट रहे हैं तो आप लास्ट तक इंतजार कीजिए, लास्ट तक आपको इंतजार करना है। अगर आपकी कोई ट्रेनिंग भी हो रही है तो उस दिन आप मेडिकल लीजिए, क्योंकि अगर आपकी ड्यूटी नहीं कटी है और ज़िले पे कोई ट्रेनिंग है तो ऐसे में आपको मेडिकल लेना चाहिए, सीएल भी नहीं मेडिकल ये होगा। अगर आपका डीएम स्तर से वेतन रोकने का आदेश जारी होता है तो कम से कम आप बीएसएस आपको मेडिकल तो दिखा सकते हो, सर उस दिन में मेडिकल पे था या थी, क्योंकि मेडिकल क्या होता है इमरजेंसी के लिए। सीएल आपको नहीं लेनी है, मैं पहले बताता हूँ, मेडिकल ले लीजिए जिस दिन ट्रेनिंग हो, तो आपका वेतन कटने से या रुकने से बच जाएगा, कोई भी कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी, क्योंकि ट्रेनिंग 1 दिन की होती है या 2 दिन की, जो भी आप ले लीजिए मेडिकल सिर्फ। उसका दोस्तों फिर भी ड्यूटी आपकी चल रही है तो इसके लिए दोस्तों ये है कि आप ड्यूटी अटेंड मत कीजिएगा और बार बार बीओ साहब को कीजिएगा सर प्लीज़ हमारी हटा दीजिएगा, बार बार रिक्वेस्ट कीजिएगा। जब बार बार देखेंगे तो बीओ साहब दोस्तों पक्का गारंटेड आपकी ड्यूटी हटाएंगे। अगर आप ड्यूटी नहीं करोगे ना तो बेहतर ये होगा कि आप मेडिकल ले लीजिए 7 दिन का, फिर भी आपकी ड्यूटी नहीं घटी तो 7 दिन का मेडिकल लीजिए, 7 डेज का। वो भी कब? जब बीएलओ का कार्य शुरू हो, जब पुनरीक्षण प्रोग्राम शुरू हो जाए उसी दिन आप मेडिकल ले लीजिए, 7 दिन का 12 दिन का ऐसे मेडिकल, वैसे 7 दिन का ले लीजिए, क्योंकि पुनरीक्षण प्रोग्राम होगा उसमें आपके सुपरवाइजर आपसे जानकारी मांगेंगे, ऐसे में आप कहोगे या मेडिकल पर चल रहे हैं, तो दोस्तों फिर मजबूरी में आपकी ड्यूटी काटी जाएगी, आपके स्थान पे किसी दूसरे की लगाई जाएगी। और इसके साथ ही आप नाम दे के चलिएगा, उप जिलाधिकारी का जो जहाँ पर इलेक्शन ड्यूटी का काम होता है, जो बाबू है उनको आप नाम दे के चलेगा, 5-6 नाम, सर इनकी ड्यूटी लगा दीजिए, है ना। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और मेडिकल ही रास्ता है, मेडिकल ले सकते हैं, मेडिकल ले लेंगे तो किसी के पास कुछ भी हथकंडा नहीं होगा, आपकी मजबूरी में ड्यूटी वो काटेंगे ही काटेंगे। फिलहाल साथियों ये तरीका है जो कि काफ़ी कारगर है। और एक चीज़ और है, अगर वेतन रुकने का भी आदेश होता है तो आप थोड़ा अपना बैकअप रखिएगा 1-2 महीने का, क्योंकि इससे वेतन रोकने का आदेश ही जारी किया जाएगा, ना तो सस्पेंड किया जाता है कोई, ना ही एफआईआर की जाती है, क्योंकि उप जिलाधिकारी जो आदेश देते हैं वो बीएसएस आपको देते हैं, वेतन रोकने का या काटने का वो खंड शिक्षा अधिकारी को देंगे, और बहुत से उप जिलाधिकारी डायरेक्ट बीएसए को आदेश देते हैं। तो बीएसए को आदेश दिया जाएगा, बीएसए आपको नोटिस जारी करेगा, नोटिस में आप जाइएगा, अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, आपके पास साक्ष्य होंगे, सर ये देखिए हमने ये मेरी दिक्कत है और ये मैंने एसडीएम साहब को बताए हैं, और एवीएस साहब ड्यूटी नहीं काट रहे जबकि और लोग फालतू के बैठे हुए हैं, ऐसा आप कीजिएगा। उसके साथ ही अगर आपने उस दिन मेडिकल लिया होगा तो वो आप दिखा दीजिएगा, सर मैं मेडिकल पे था इसलिए मेरे ऊपर कार्रवाई ना की जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर फिर भी आपके ऊपर कार्रवाई होती है तो हद से दोस्तों सिर्फ वेतन रोकने के ही आदेश होगा, वो 1-1.5 महीने बाद आपका अपने आप लगा दिया जाएगा। तो इसलिए बैकअप रखिएगा, कार्रवाई के लिए झेलने के लिए तैयार रहिएगा। यहाँ तो आपको सस्पेंड किया जाएगा और मैं गारंटी कह रहा हूँ ना तो आपका वेतन रोका जाएगा, क्योंकि काफ़ी सिर्फ एसडीएम स्तर से जो आदेश जारी किए जाते हैं वो सिर्फ टीचर्स को डराने के लिए किए जाते हैं कि आपका वेतन रोक दिया जाएगा, आपकी सैलरी रोक दी जाएगी, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, एफआईआर कर दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों बीएलओ ड्यूटी करना ना करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप किसी को भी दूसरे को दे सकते हो, और ऊपर से आप नियम के अनुसार हैं तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिलहाल साथियों आपका और कोई जानकारी तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।